Hello everyone, welcome back to your channel, and in this video we are going to cover the most important MCQs and most important question which are going to be descriptive, यानी कि हम subjective and objective दोनों question session में करने वाले हैं. More than 50 question we are going to cover, and in different sections we are going to cover. We'll be taking breaks in between, we'll be studying thoroughly, we'll be covering all the concepts. So let's just get started with the video. Before we actually get started with the video, I'll just briefly tell you कि इस chapter में actually में हुआ क्या है, what this chapter is all about. So we all know that India have a constitution, right? But do you know from where we actually built this constitution, right? You must be wondering. So जब भी हम हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है. देयर इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री एंड अ स्टोरी बिहाइंड इट, एंड वी हैव लर्न सो मच फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इट वाज ऑलरेडी the fact that a lot of countries were already having their own constitution. Now since India was also struggling with British period, the colonial period, and we were fighting for ki hame azadi mil jaye and everything, so it was a a very long journey for us to make a constitution. But हमारे चैप्टर में जो हमारी कहानी है वो शुरुआत पता है कहाँ से होती है, जो है साउथ अफ्रीका की कंड. साउथ अफ्रीका जो कि है वहां से हमारी कहानी शुरू होती है. साउथ अफ्रीका में कुछ तो हो रहा था एंड पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. South Africa mein you just listen to this whole story and then the session becomes super se duper easy for you people. Now South Africa काफी ज्यादा struggle कर रहा था for freedom, जैसे हम कर रहे थे. और पूरी दुनिया को एक टाइम पर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था, लाइक द एंटायर वर्ल्ड, not entire, like 70% or maybe 80% of the world was actually captured or controlled by the colonial uh, countries, which were the European countries basically. Like Portugal was there, and Spanish people were there, a lot of Britishers were there, a lot of French people were there. So they were just having their best of their life, and hence they reached South Africa. Now, South Africa is a very rich country in terms of natural resources, but very poor in terms of labor, very poor in terms of talking about development. तो साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम थी एंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अंग्रेजों ने जाके किया. सो ब्रिटिशर जब साउथ अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने एक अलग ही पॉलिसी वहां पर चलाई. उन्होंने देखा कि सोसाइटी में ना अगर हम लोग सेग्रीगेट करें सोसाइटी को तो ज्यादा बेटर, हमें मजा आएगा, ज्यादा हम चीजों को एंजॉय करेंगे. सो जो साउथ अफ्रीकन सोसाइटी थी दैट वाज सेग्रीगेटेड. अब आप बोलोगे सेग्रीगेशन तो ठीक ही वर्ड लग रहा है, बट सेग्रीगेशन अगर किसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर हो. अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब जो अंग्रेज थे दे वर एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, द स्किन कलर पीपल हैड. सो जो गोरे लोग होते थे, द सो कॉल्ड व्हाइट पीपल वर एक्चुअली ट्रीटेड इन अ वे better than the actual population of South Africa, जो majority में भी थी. Now majority of population was suffering, and from in their own country, on their own land, and some foreign object have entered and they are creating trouble in their life. ठीक है, बहुत साल चले गए, काफी साल ये स्ट्रगल चला, एंड साउथ अफ्रीकन पीपल वर वेरी काइंड टू देम, दे वर स्टिल नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग. बट एक दिन आया, थोड़े दिन आए जब उन्होंने आवाज उठानी शुरू करी दैट दे डू नॉट लाइक दिस अपार्थाइड सिस्टम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड सिस्टम? अपार्थाइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बच्चा जो कि क्या करता है, जो कि बेसिकली डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू लुक और मे बी व्हाट द कलर ऑफ योर स्किन इज, राइट. सो ऐसे तीन कैटेगराइजेशन हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं. वन वर सिंपली द वाइट पीपल विच वर द यूरोपियंस. सेकेंडली यू सी द ब्राउन पीपल. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ब्राउन पीपल जो मिक्स थे, यानी कि दे वर नॉट एग्जैक्टली वाइट और दे वर नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, है ना. तो अब यहाँ पर तीन कैटेगरी, ब्लैक पीपल, व्हाइट पीपल एंड मिक्स्ड. मिक्स को यू कैन कॉल ब्राउन, है ना. देयर इज दिस फेमस सॉन्ग ऑल्सो दैट सेज ब्राउन मुंडा, है ना. क्या है ब्राउन मुंडा, ऐसे क्यों? क्योंकि वो जो एशियन उसको पूरा रिप्रेजेंट करता है. सो जो हमारे तीन कैटेगराइजेशन जो है अफ्रीका में हो जाते हैं. अब now people were not liking, 75% of the people were actually African, and rest of the people were outside, mixed people or maybe the white people, and they were ruling. The white people were ruling over the majority of people, and imagine the situation, imagine the humility,
है ना? क्या इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर ये सब हो रहा हो कि आप क्लास में मेजॉरिटी में हो, लेकिन एक बच्चा जो माइनॉरिटी में है, या वो मान लो कि 99 लड़कों को एक लड़की जो है पूरा का पूरा क्लास को अपने हिसाब से चलाए, है ना? लड़कों को बेचारों को परेशान कर दे वो लड़की, सोचो कैसा लगेगा, है ना? एग्जैक्टली। तो सेम चीजें साउथ अफ्रीका में हो रही थी। साउथ अफ्रीका के लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। देन दे मेड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, उनकी हेल्प करी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, उन्होंने बहुत सारी लड़ाई करी, हजारों लोग इसके बीच में मर गए। नेल्सन मंडेला जिनके बहुत ही अच्छे एक फिगर थे, जिन्होंने उनकी बहुत हेल्प करी, बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन करा, फाइनली उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। बट कॉन्स्टिट्यूशन भी पता है कैसे बनाया? साथ रहकर। दुश्मन जो थे ना, अब वो दोस्त में बदल गए हैं। अब ट्रस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। इंडिया में देखो, हमने अपने दुश्मन को भगाया, तब जाके हमने इंडियन से इंडियन सब लोग रह रहे हैं, है ना? आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले तो हम लोगों ने एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स भी रिजर्व करी हुई थी, हाँ, गवर्नमेंट में, कि गवर्नमेंट सीट्स रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियंस के लिए। अगर कोई अंग्रेज रह गया है गलती से, कि भाई उसको रिप्रेजेंटेशन भी मिलनी चाहिए, हम इतने स्वीट है ना? हम लोग स्वीट हैं, अनलाइक द ब्रिटिशर्स। एनीवेज, ये सारी स्टोरी हमने पढ़ी, और फिर हमारा इंडिया पे भी आ जाता है थोड़ा फोकस, कि एक्चुअली में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, क्यों नीड है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। सो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें इसीलिए होती है बिकॉज वो एक रूल जो है स्पेसिफाई करता है कि कंट्री में लोग कैसे रहने वाले हैं। ऑलराइट, so that is all that we have to do in this chapter, and how we actually came to the conclusion of having our own constitution. ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, उसमें कुछ लोग थे वो पूरे इंडिया से आए थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने, सो दैट देयर इज इक्वालिटी ऑन एवरी फुट, राइट? तो ये सारी चीजें हुई। कुछ मेंबर्स हमें याद रखने, कितने दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के रेडी हुआ, कौन कौन लोग थे, कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह के प्रेसिडेंट थे, ये सारी चीजें हम वन शॉट में कर चुके हैं। सो जस्ट गो एंड वॉच द वन शॉट एज वेल। अब हम शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यू की कहानी, है ना? एमसीक्यू में हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है और डिस्क्रिप्टिव भी करेंगे, तो चलो एमसीक्यू की स्टार्ट करते हैं, है ना? एमसीक्यू जब हम ये कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, व्हेन वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू जेल? बताओ बच्चा लोग जल्दी। Yes, please, everyone. So, when was the Nelson Mandela actually sentenced to jail? So, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ना थोड़ी सी बातें हैं. Why he was, why he was put in jail? Like, what was the reason? Why people wanted to put him over the jail? बस बोलो जल्दी से. So, actually, ये अपने ही देश में इनके ऊपर देशद्रोही, which is the treason. इनके ऊपर अपने ही देश में ना treason charges लगे थे. हाँ जी, सही के लिए, सही बोलने के लिए. बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और उससे आप गलत करने से आपके अकाउंट में 3-4 करोड़ डेली आ रहे हैं, तो वो गलत भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके खिलाफ आवाज उठाएगा तो आप बोलो, मेरे को कौन होते हैं तुम बोलने वाले ये कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? सो डेफिनेटली जब अफ्रीकन लोग अपनी आवाज उठाएंगे तो दे विल बी क्वेश्चन, है ना? दे विल बी क्वेश्चंस कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस होल थिंग। एंड नेल्सन मंडेला जो है जेल में गए थे। अच्छा, 28 ईयर्स उन्होंने जेल में स्पेंड किए थे। हाउ मेनी? ओ माई गॉड, यस, 28 ईयर्स फॉर फॉर आस्किंग फॉर आस्किंग द राइट थिंग, गाइज। 28 ईयर्स तक कहाँ रखा गया था ये भी जान लो। He was kept in Robben Island. Now you must be wondering why an island? Because ताकि वहां पर कोई इनसे मिलने ना जा सके. People cannot reach over there. Island क्या होता है? एक जो लैंड मास होता है उससे थोड़ा दूर होता है. Like you have to cross like 7 समुंदर पार करके जाने वाली बात होती है ये.
Now imagine reaching an island. How many people can actually reach island? Not everybody have that much of sources, है ना? तो सबके पास इतने रिसोर्सेज थोड़ी ना है इतना पैसा खर्च करके. लेकिन अगर तुम्हारे घर से 1-2 किलोमीटर दूर नेल्सन मंडेला जी को रखा जाएगा तो सब मिलने चले जाएंगे. People will start protesting, people will talk about him, people will know about him. So they kept जो है नेल्सन मंडेला who was asking freedom, who was asking equality for his own people, and for that he was put in jail for 28 years. Imagine the disastrous thing that Britishers have done. Imagine the brutal things that they have done. So he was actually, put in jail for 28 years, and he was, charged for treason, and that was Robben Island, and it was in 1964 when he was actually put in jail. All right, everyone. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी. तो नेल्सन मंडेला was actually sentenced to jail. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये तो नाउ यू कैन डू दिस. अच्छा, जल्दी से बोलो, कैन यू डू दिस? Like, I don't think that this question should take that much of time now. It's like halwa question for you people, right? So basically the answer is 28 years. So we can't spend so much time, है ना, कि सोचो खुद ही के देश में खुद ही के साथ गलत होने के लिए अगर कोई बोल रहा है and we are putting them in jail. Imagine that disastrous situation, right? चलो. Now we shall be moving forward with the next question, and you can do this question obviously. What was the native population known as the Black of Africa in 17th century? हाँ जी, tell me the answer बच्चों लोग. नेटिव पॉपुलेशन का मतलब होता है बेसिकली, आई जस्ट टेल यू, इफ आई टेल यू दैट यू आर अ नेटिव इंडियन, है ना, इफ बोथ योर पेरेंट्स, है ना, somebody born and brought up in, ठीक है, अब खुद सोचो, एंड दे वर बोर्न एंड बॉट अप इन देयर ओन कंट्री, एंड वी कांट हेल्प इट, राइट? जब भी हम किसी देश में पैदा होते हैं वहीं पर हमारी अपब्रिंगिंग होती है. सो वी आर कॉल्ड एज नेटिव पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना. सो आर वी नेटिव इंडियन? Yes, we are native Indian. Our parents are from Indian origin itself, and we were born in India, and we are being brought up in India, right? So we are the native population of India, and hence the black were the native people. They were born out there. उनका सारा अपब्रिंगिंग पूरा जो चाइल्डहुड वहीं पर ही हो रहा है, राइट? सो दैट इज हाउ वी कैन रिमेम्बर दिस होल थिंग. सो व्हाट वाज द नेटिव पॉपुलेशन? वाज इट 2/3, हाफ, 3/4 और 1/4? हाँ जी, बताओ जल्दी से. 2/3, half, 3/4 or 1/4, whatever represents the 75% wala criteria, and that's actually the 3/4, right? 3/4 is actually representing the 25%, oh sorry, 75% criteria, and 75% people were actually African, which I just told you. Acha, apart from that, how many other kind of population or categorization of population we had? Let me tell you first. Okay, categorization. Number one was obviously native Africans, which were obviously called the black. Okay? Then there were Europeans, they referred themselves as whites. And there were some people who migrated to that particular country, which is South Africa, and they were called mixed color.
like mix of black and brown, so hence it is black and white को हम mix करते हैं, तो somewhere or the other way we found a mixed breed, like you are not properly black and you're not properly white, so you are called somewhere in between, that is brown, right? So mixed color, whites and the blacks. All right everyone, so now we shall be moving forward with the next question. Now next question on your screen. अच्छा बोलो जल्दी से, you read out the question and you try to do this. Which of these was the most salient underlying condition conflict in the making of a democratic constitution in South Africa? Between South Africa and its neighbors, between men and women, between the white majority and the black majority minority, between the colored minority and the black majority. Yes, please everyone. What was the most silent underlying conflict? क्या था? एक बहुत ही यूनिक कंडीशन थी, है ना? So that was actually option number D. So the most underlying conflict was that colored minority and black was in majority. So they were facing a lot of contradiction, a lot of conflict within their own country. Like they were in majority, but still they were facing so many issues, right? So that was one thing that kept happening again and again. Now we shall be moving forward with the next question, everyone. Which of these is our provision that a democratic constitution does not have? Yes, please, everyone. Which of these is a provision that a democratic constitution does not have? Power of the head of the states, a name of the head of the state, power of the legislature, or the name of the country? बोलो जल्दी से. That's actually name of the country. A democratic constitution में एक ऐसा provision होता है कि उसमें name of the country का कोई mention नहीं होता है. Next question. अच्छा, what do you mean by sovereign? हाँ जी, बोलो जल्दी से. हमें sovereign से क्या मतलब है? People have the supreme right to make decision. Is that sovereign? Head of the state is an elected person. People should live like brother and sister. The government will not favor any religion. Yes, please, everyone. Now, if we look at this particular option, which is option number D is actually talking about religion. And when the government will not favor any kind of religion, it is actually called as secularism. ठीक है? इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म. जब कोई भी गवर्नमेंट है, उसका अपना खुद का कोई भी रिलीजन नहीं होता है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म, राइट? हेंस वी कांट से दैट ऑप्शन नंबर डी कुड बी राइट. राइट, ये तो अलग हो जाता है. नाउ पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, है ना? क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर. सो ब्रदर एंड सिस्टर का जो वर्ड है, दिस वी विल कंसीडर दिस एज ऑप्शन नंबर सी. एंड ऑप्शन नंबर सी का डेफिनेशन लिखा हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड इज व्हाट फ्रेटर्निटी मींस. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, जो आप लोग अपने बीच में रखते हो. People have the supreme right to make decision. That is what a democratic country looks like. So, what do you think should be the definition of Suvan? The only option that is left. Suvan का मतलब होता है people have the right to make their own decisions. So that is a part of your uh, entire Suvan meaning, right? That is the entire procedure of a democratic country. Okay, chalo. Now, next question. Acha, very nice. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, school, college, library, cinema hall, theater, beaches, swimming pools. Oh my god. Public toilets were all separate for the white and the black, and this was called what?
वॉज इट कॉल्ड द अपार्थाइड, वॉज इट कॉल्ड द सेग्रीगेशन, वॉज इट कॉल्ड रेसिज्म या फिर कास्टिज्म? हाँ जी, जब भी इन लोगों के लिए जो ट्रेन्स होती थी, राइट, जो क्या होते थे बच्चा, जो क्या होते थे, जो ट्रेन होती थी, जो बसेस होती थी, जो टैक्सीज होती थी, जो होटल्स होते थे, वो सब कुछ इन लोगों के लिए अलग होते थे। लाइक डिफरेंट बीचेस, यू कांट गो टू अ बीच जहां पर व्हाइट लोग अवेलेबल होंगे, यू कांट विजिट अ स्विमिंग पूल, यू कांट शेयर द स्विमिंग पूल विद द ब्लैक पीपल, एंड they were not living in your country, they were living in their own country, and you're going to their country and then doing this all story for them, right? You are all doing this stupid thing to them. So you have to remember this one thing, that इस पूरे सिस्टम को segregation कहते थे. Now you must be wondering कि what do I mean by apartheid then? देखो, apartheid एक racial discrimination है. क्या है? Racial discrimination, right? So that was very unique to South Africa. They called it as apartheid system. So this was a racial discrimination that is being done on the color of your skin. आपकी स्किन के कलर पे, लिटरली यस, स्किन के कलर पर लोगों के साथ डिफरेंस होता था. दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली बच्चा लोग, एंड दैट वाज एक्चुअली सेग्रीगेशन. जब सब चीजें सेग्रीगेशन में एक ही चीज है, एंड दैट इज सेपरेट, राइट? जब हर चीज आपके लिए मैं सेपरेट रखूं, like I want to take some separate classes for the student who are scoring good marks, and I won't be teaching the student who are not scoring well. So what will I do? I'll do this segregation. I'll not be equal for each of the student. I'll be performing some or other kind of discrimination among the student itself, right? And if I do so, बहुत सारा लोगों के मन में वो हो जाएगा, सेल्फ डाउट आ जाएगा कि मैम तो एक स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हैं, है ना, वो तो डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, शी इज नॉट ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली, वो तो अपने स्पेशल बच्चे बना, लाइक दैट थिंग्स हैपन, राइट? है ना, तो ये सारी चीजें, तो हमारा सेग्रीगेशन वही होता है. रेसिज्म को, रेसिज्म एक पर्टिकुलर टर्म है. रेसिज्म बहुत सारे चीजों को लेके हो सकता है. आप किसी के कल्चर को लेके, उसके साथ उसकी स्किन कलर को लेके, है ना, उसके body fat को लेके, there could be anything that is can be a part of racism. And then you see casteism. Casteism is basically difference that you will, discrimination that is done on the basis of caste, right? चलो, ये क्वेश्चन करो फटाफट से. Since the 1950, since the year 1950, the black, the colored, and Indians actually fought against the apartheid system. बोलो. Actually, इसमें आंसर ही है ना? It should be like, it should have been dash, but anyways, it should have been like इधर dash होना चाहिए था, but the answer is here only. So that's also completely fine. So हमारा आंसर होना चाहिए था यहीं पर. 1950 is actually when they, started fighting against the apartheid system. People did not like the apartheid system. Now tell me quickly, what do we mean by apartheid system, bachalo? Tell me quickly, what do we mean by apartheid system? Hanji. Now apartheid system is a racial discrimination. Now it is a racial discrimination on the basis of your skin color. All right, chalo. That was very unique to South Africa. Okay, it was a ओके. चल, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये तो आप लोग कर लोगे बहुत इजीली. यू गाइस कैन डू दिस. आई एम सुपर प्राउड ऑफ टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू गाइस आर गिविंग द आंसर्स. द डैश वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन. बोलो बच्चा. द डैश वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी लोगों की सेग्रीगेशन से बचने के लिए.
Yes, did you get the answer? So that was actually African National Congress, and that is how Indian National Congress भी थी, है अभी भी exist करती है. Indian National Congress, if you have ever heard of that political party, it have also helped India during its freedom struggle. जब हम लोग freedom के लिए struggle कर रहे थे, तो इंडिया में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इज द INC काफी ज्यादा हेल्प करती है. वैसे ही अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस काफी ज्यादा हेल्प करती है, एंड देन यू कैन सी दैट दे एक्चुअली लेड फॉर द helped these people for achieving freedom. Now, what do we mean by umbrella organization? Umbrella organization, umbrella ऐसे दिखती है ना थोड़ी हमारी, है ना. Now, umbrella is a certain league, ऐसी चीज जिसके नीचे ही सब चीज आ जाती है, जहाँ पर सब लोग इक्वल कंसिडर किए जाते हैं. लाइक वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ सर्टन society, certainly we all are a part of the same world. So umbrella organization treated everybody equally. They were not creating a lot of chaos around the society, and they were not creating a lot of discrimination around the society. By the umbrella organization, we mean that all the struggle that people were facing fall under the single country, right? So that was the whole point. So इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प करी, एंड ये काफी ज्यादा ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, एंड इंडिया में भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हेल्प करा था. अच्छा, नाउ यू टेल मी दिस क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका अनफ्लोर्ड? सो इट वाज क्वाइट लेट, एंड काफी ज्यादा टाइम लग गया था, है ना. इट वाज नॉट अर्ली, सो इट वाज ओके. तो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है वैसे काफी. 1994, 1993, 1996 और 1995 बचा. जल्दी से बोलो. सो दैट वाज एक्चुअली 1994 में अफ्रीकन पीपल वर अनाउंस्ड एज independent now, and they were not under any influence of the European or the white people. So they unfurled their flag to show that now they are free, and every time they'll be doing something, they'll be independent and they'll not depend upon anybody for anything. Now, next question. After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks too. Bolo. जब एट द इमरजेंस होने लगा एक नए साउथ अफ्रीका तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने ब्लैक लोगों को जो था क्या बोला कि छोड़ो, वाइट्स ने जो एट्रोसिटीज करे हैं उसको भूल जाओ, रिवेंज लेना है वाइट से, या फिर द वाइट मस्ट लीव द कंट्री, या नन. Like these South African people in this chapter are at least the sweetest, and in general also they are, I think, they look huge and dangerous, but they are actually not. They're very friendly people. South African people are actually nice. Yes. So actually जब ये सारी चीजें हो रही थी during the period of 1994 and everything, black people were actually nice. Yes, they were so, I mean, respectful still, after despite of having so much atrocities that they have faced. Laws of the land was, taken from them. उनसे उनकी बहुत सारी जमीनें ले ली गई, उनके उनसे लाइवलीहुड छीन लिया गया. तब भी they were very nice to the Europeans. Like imagine a situation where Europeans are actually nice. है ना. मान लो आपके साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, and still you were nice to them. Imagine. और बुरा भी बहुत बुरा कि तुम्हारे, मतलब imagine करो, they are killing somebody, and they are destroying your livelihood, they are putting your everything on fire, they are not letting you enter the same place, the same school, colleges, universities, even church तो मतलब रिलीजियस चीजें तो ऐसी होती है कि जो सबके लिए इक्वल होती हैं, राइट. सो इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पर ये सारी चीजें हो रही थी. सो एक्चुअली फॉरगेट द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड. सच अ बिग हार्ट, नो. कितने बड़े दिल के लोग थे यार ये लोग, सच में. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, how many years did it take South Africa to make its constitution? Hanji, quickly tell me everyone. Then we'll take a 10-minute break at least, and then we'll continue after this. How many years did it take South Africa to make its constitution? It took it 3 years, 2 years, 6 months, or 1 year. Yes, please, everyone. कितना टाइम लगे था? 3 साल लगा, 2 साल लगा, 6 मंथ लगा, या एक ही साल लगा? साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इट टुक देम 2 years. यस, यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको 2 साल लगे, और सबसे पहले उन्होंने अपने प्रेसिडेंट, कौन थे उनके पहले प्रेसिडेंट? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट दे हैड, एंड दैट वाज नन अदर देन नेल्सन मंडेला जी. ठीक है, नेल्सन मंडेला. And he
they all, celebrated this occasion by unfurling the flag, by celebrating the constitution, and it, because obviously it took them 2 years, right? So their constitution was ready to be implemented after 2 years. Even India took almost closer to 3 years. Like we took almost closer, not exactly 3 years, but calculatively, if we approximately find out the data, so that is approximately 3 years, right? So that is how that you see things from the African perspective. So now we'll take a just a little 10-minute break. You don't need to pause the video. You just, relax. Whatever you have studied till here, you just revise what you have done. Now you just also sit quietly, and or maybe you can just take a break. And when I start speaking, or maybe when you see me on the screen again, you might start studying, right? So you might just take a break, and you are going to be refreshed and energized once again. So we'll be back in next 10 minutes. Okay.
Yes, we are back. Now we shall be moving forward with the next set of questions. Which country was the most renowned state by the entire world until 1994? Which basically means that nobody were talking about them, nobody was listening to them, nobody was paying any attention to that particular country, and they decided to talk about themselves, and that is none other than South Africa. South Africa was one such country बच्चा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था. They were suffering silently, and there were nobody who actually came forward to talk about them. There were actually nobody who wanted to talk about South African nation. All right, now we shall be moving with the next question. Where what are the negotiation between the black and the whites? अच्छा क्या negotiations हुआ था? Because I told you ना कि ये लोग ना साथ में रहना शुरू करने वाले थे. और जब दुश्मन और दुश्मन साथ में रहते तो क्या होता है? Negotiations होती हैं. One person will have one vote एंड ब्लैक्स ने बोला कि हाँ मेजोरिटी रूल रहेगा लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं रहेगा. लाइक हाँ हमें पता है कि हम 75% है बट दैट डज नॉट मीन कि जो हमारे साथ तुम लोगों ने किया वो सब चीजें हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं. दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैपन. या फिर दे एग्री दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी. उन्होंने बोला कि मेजोरिटी जो है वो वाइट प्रॉपर्टी की वाइट वालों की प्रॉपर्टी नहीं लेगी. सो दैट इज एक्चुअली करेक्ट. ऑल जब जो भी बच्चा ऑल कह रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है. बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट all negotiation between the black and the white were done, and they were not agreeing to the fact that they wanted any change in the society, right? चलो next question करते हैं फटाफट से. What is our next question? अच्छा, what does a constitution do? एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? रीड आउट द इंटायर क्वेश्चन इजीली, ट्राई टू आंसर इट. इफ यू डोंट गेट इट, आई एम हियर फॉर दैट. Now you see the constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens, and also the relationship between people and the government. Yes, correct. It allows dispute and fights. It specifies how the government will be constituted or who will have the power to take decisions. जल्दी से बोलो, what do you think should be the answer of this particular question? Can we say option number A, option number B, option number C, or maybe option number D, which says A and C both are correct? सो देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है डेफिनेटली. एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में काम करेगी, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन क्या होगा बच्चा. ठीक है, सो दैट इज ऑब्वियसली. ठीक है, तो दैट इज ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन होता है. लेकिन ना कॉन्स्टिट्यूशन वी सी नेशनल गवर्नमेंट इज देयर, स्टेट गवर्नमेंट इज देयर, एंड एवरीथिंग दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आर ऑलरेडी देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन. ठीक है, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन क्या जो है डिसीजन लेने वाला, क्या किसके पास होगा, वो भी हमारी गवर्नमेंट के पास ही, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारी चीजें स्पेसिफाइड होती हैं. इट अलाउज डिस्प्यूट एंड फाइट. डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑब्वियसली नॉट द करेक्ट आंसर एज वेल. सो दिस इज टॉकिंग वेरी नेगेटिवली अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दैट इट कवर्स इन दी सोसाइटी. सो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये भी ठीक है. और इसको पढ़ते द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है. सुप्रीम लॉ इन दी सेंस वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है. सुप्रीम लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. सुप्रीम लॉ इज द सुप्रीम लॉ, है ना. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम है, उसके अलावा हम सब उसके आसपास ही काम कर रहे हैं. वट एवर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वही हम लोग काम कर रहे हैं. इक्वालिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, फिटर्निटी, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड है, और वो हमारे लोगों के सिटीजन्स, पीपल एंड द गवर्नमेंट के बीच में एक रिश्ता भी तय करता है. हेंस ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज एब्सोल्युटली 1000% correct. Okay, everyone? Chalo. So that is actually the correct answer. Now we shall be moving with the next question. All countries that have constitutions, Hanji, bolo jaldi se. All countries that have constitution are not necessarily democratic. Are necessarily democratic. They can only have a constitution. They can only have a condition if they are democratic. Yes, please, everyone. All countries that have constitution. अब मेरे पास भी constitution है, but I might damage the constitution, might do something that is unconstitutional, right? So basically every country can have constitution, but not necessarily mean they are democratic. Yes, correct. Like China.
चाइना इज सच अ कंट्री, वहां पर किसी की भी नहीं चलती है। वहां पर देर इज अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट इज ओनली वन पार्टी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एंड वहां पर सिर्फ उसी पार्टी की चलती है भाई, और किसी के चलती नहीं, और किसी के इलेक्शन नहीं होते, और किसी के बिना आप पूछ के नहीं जा सकते हो। every time you have to go through, every time you have to be scanned through that party. If they found you eligible, you are good to go. Otherwise they'll reject you. So basically everyone can have a constitution, everyone can call themselves constitutional country, but that does not mean that they are democratic, which we have seen in South Africa, right? We have seen in why democracy and what is democracy. Certainly हमने कितने सारे एग्जांपल देखे, जिम्बाब्वे एग्जांपल हमने एक देखा था, फिजी हमने देखा था, right? All had their constitution but still not using it in a democratic way, right? So remember कि आपके पास हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन हो, पर जरूरी नहीं कि आप एक डेमोक्रेटिक रास्ते से ही चल रहे हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। ओहो हो, वेरी नाइस एवरीवन। मोतीलाल नेहरू जी ने किया था ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड एट फर्स्ट when 1930, 31, 29, 28? When was the Constitution of India drafted at first? Was it 1930? Was it 1931? Was it 1928? Or was it 1929? So as I remember मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया था। एंड व्हाट डू वी मीन बाय ड्राफ्ट? बेसिकली अ रफ क्रिएशन which is not finalized. So they release the fact that how the constitution is going to look like, right? So that was the whole point. The constitution was drafted in 1928 and draft का मतलब होता है एक rough creation कर दिया था that this is, अब आप बोलते हो ना कि my room will look like this, and you are drawing that particular thing, I'll buy this is my cycle is going to look like, I'll put like huge tires in my cycle and things like that, right? So that is how you can see कि draft होता है एक rough creation that was happening in 1928. अच्छा, Indian Constitution adopted many institutional details. हाँ जी, Indian Constitution adopted many institutional details the and procedures from colonial laws like the Government of India Act. हाँ जी बोलो। Indian Constitution, Indian Constitution Indian Constitution adopted many institutional details and procedure from colonial laws like Government of India Act, and that was which one? क्या मैंने आपको पढ़ाया था? एक पढ़ाया था, remember? And that is Government of India Act 1935। 1935 में ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा चेंज हुआ था, है ना? दैट एक्चुअली ये एक लॉ पास, एक मतलब एक ब्रीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें से मेनली सारी चीजें ली गई थी। और आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसने इसमें से बहुत सारी चीजें अपने ऊपर अप्लाई करी हुई हैं। सो दैट इज एक्चुअली 95, ओ सॉरी 35, 1935, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Acha, the drafting of document called the constitution was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly. हाँ जी बोलो जल्दी से। The drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representative called constituent assembly. हाँ जी बोलो जल्दी से आंसर। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly. Was it Constitutional Assembly? और एक्चुअली में डैश होना चाहिए था, बट एनीवेज कोई नहीं, यहाँ पर हमारा आंसर डैश होना चाहिए था एंड दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा क्या करा था? दे एक्चुअली प्रिपेयर्ड दी
ठीक है, इन्होंने हम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करा था आफ्टर अ लॉट्स लॉट्स ऑफ डिबेट्स। ठीक है, चलो, सो दैट्स एक्चुअली करेक्ट आंसर। यस प्लीज एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्शंस कब हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? 1945, 46, 44, 43? यस प्लीज एवरीवन, व्हेन वाज द इलेक्शन एक्चुअली हेल्ड? सो बेसिकली इलेक्शंस कब हुए थे? सो दैट वाज 1946। ड्यूरिंग द 1946 वी वर श्योर, अभी तक हमें ये नहीं पता था कि हम लोगों को अभी आजाद होने में कितना टाइम लगेगा। लाइक एक्चुअली में हमें 15 अगस्त 1947 को वी वर एक्चुअली अटेन्ड आवर फ्रीडम, राइट, इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिल गई थी। बट दिस टाइम तक भी हमें श्योर नहीं था कि एक्चुअली हमें फ्रीडम कब मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर तो प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर पा रहा था ना। और यहाँ पर लग रहा था कि बस 1-2 महीने लगेंगे, फ्रीडम मिल जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लगा कि हम पहले फटाफट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, फिर बाद की बात है, मैं बाद में देखेंगे, राइट। सो दैट वाज ड्यूरिंग 1946 जहां पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे। एंड रिमेंबर, इसमें यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज वाला तो कंसेप्ट नहीं था, बट ऑल ओवर इंडिया रिप्रेजेंटेशन आपको जरूर देखने को मिलेगी। लाइक जितने भी लोग थे ना, वो पूरे इंडिया से आए थे। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग क्यों आए थे? बिकॉज ऑब्वियसली दे वांटेड टू टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी, द डाइवर्स कल्चर, है ना। जितना भी डाइवर्स कल्चर है, एवरीवन वांट टू टॉक अबाउट देम, एवरीवन वांटेड टू एड्रेस एनी सोशल इश्यूज दे वर फेसिंग, है ना। तो सोसाइटी के जो भी सोशल इश्यूज थे, एनी इकोनॉमिक इश्यूज वर देयर, ट्रेड से रिलेटेड लोग आए हुए थे, पेजेंट्री यानी कि फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे लोग, हर एक इंसान के बारे में, हर एक कैटेगरी जो एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पर, सबके बारे में बात हुई है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। हाँ जी, बोलो जल्दी से। The Constituent Assembly that wrote the Constitution had how many members? 268, 244, 299, and 276. So that was actually correct. So, bacha 299 is the member that were actually forming the Constituent Assembly. Now, Constituent Assembly में एक committee थी, that was the drafting committee.
like they were the main committee which was the drafting committee. इसको लीड कर रहे थे, इसके प्रेसिडेंटशिप जो थे, इसके चेयरमैन थे एक, विच यू हैव टू क्लियरली रिमेंबर, चेयरमैन वाज बी आर अम्बेडकर. ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे. बट जब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट की बात करते हैं ना, तो वो कोई और इसको लीड कर रहे थे. दैट वाज राजेंद्र प्रसाद जी. राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, रिमेंबर दीज ऑल डेटा वेरी केयरफुली बिकॉज एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है, हु चेयर द ड्राफ्टिंग कमिटी. यस प्लीज एवरीवन. Who drafted the drafting? Who chaired the drafting committee? So that was obviously options भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. So that was B R Ambedkar. अच्छा, there is this one thing that you also have to remember. जो drafting committee को chair कर रहे थे ना, he is also known as father of our Indian Constitution. Father of Indian Constitution because of his admirable contribution in the Constitution. Right? So he is also called as father of Indian Constitution. All right, everyone. चलो. So that is B R Ambedkar for you. आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन है हमारा, every document presented and every word spoken in the constituent assembly has been recorded and preserved. These are called what? Constituent assembly debates. I have taught you this. Constituent assembly agenda, constituent assembly daily, constituent assembly minutes minutes भी कह सकते हो आप इसको. Yes. So basically, those are called. Basically, I'll tell you the whole story behind this. So every time, they were talking, they were discussing things, anything in general. So वो ना सब कुछ record हो रहा था. For future purposes, like obviously future में कुछ किसी को कुछ सुनना होगी what people were actually saying, how many people were wanting some different things than the usual things. So people were actually talking. Then whenever they were saying anything, any statement they were saying, it was all being recorded. It was all being righted by the typist over there. So वो सारी चीजें लिख रहे थे वहां पर लोग बैठ के. So वो आज भी रिकॉर्ड है और उनको हम लोग डिबेट्स कहते हैं बिकॉज काफी ज्यादा डिबेट्स हुई थी जब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में ओवर द 3 years, ओवर द स्पैन ऑफ 3 years जाके वो हमारा बना था. ठीक है, चलो. अच्छा, कितने वॉल्यूम्स में है ये जो डिबेट्स मैंने अभी आपको बताया? हाउ मेनी वॉल्यूम्स फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर व्हेन प्रिंटेड? 6, 10, 12 एंड 8, ये आपको पता है. 12 ह्यूज वॉल्यूम्स हैं कि you go and check what all people who lived during that time, what they said, exact word coming from their mouth was as it is printed and written and typed. Okay, so they were actually 12 volumes. Yes please everyone. अच्छा, किसको इंडियन सोल जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है? What is called as the soul of Indian constitution? Is it legislature, is it judiciary, executive, or the preamble? Yes please everyone, quickly.
सो ऑब्वियसली लेजिस्लेचर का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है, जुडिशरी का कुछ काम होता है, लेकिन जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो है सोल। एंड सोल को हिंदी में बोलते हैं आत्मा। लाइक उसके बिना हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं है। एंड विदाउट व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं होगा, दैट इज नन अदर देन प्रियम्बल। Preamble is the soul of Indian Constitution. That is what our NCRT says, and that is what we have to remember. Okay, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, सो यू शुड टेक योर टाइम एंड डू इट। व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दो। अब आप खुद बताओ कि आपको क्या लगता है। सो डिड यू ट्राई रीडिंग आउट दी ऑप्शंस। देखो बहुत जो है, पीपल हैव द सुप्रीम राइट, इंटरनल एक्सटर्नल नो, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन दे विश टू एक्सप्रेस द थॉट, एंड ये भी नहीं होगा। देखो सेकुलर में जहां पर आपको रिलीजन दिख रहा है ना, वही एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, वो तो इक्वालिटी होता है, ऐसे हम लोग समझ गए। दिस टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, बट योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सिटीजन्स के पास कंप्लीट फ्रीडम होता है कि वो किसी भी रिलीजन को माने ना माने, उनकी चॉइस है, बट ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं होगा। और गवर्नमेंट को सब रिलीजन को इक्वल बिलीव के साथ और इक्वल रिस्पेक्ट के साथ देखना पड़ेगा। एंड हेंस इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है बच्चों लोग। क्या है? इंडिया एक हमारा प्यारा सा सेकुलर कंट्री है, क्यूटू सा, ठीक है, एकदम पूकी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। अच्छा, फिटर्निटी भाईचारा कहाँ पर दिख रहा है? जहां पर भी भाईचारा दिखेगा, ब्रदरहुड कुछ तो दिखेगा। ठीक है, चलो। All of us should behave as if we are a member of same family. No one should, treat a fellow citizen as inferior, or all are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended. अच्छा, the form of government जहाँ पर लोग equal political rights, या फिर no reasonable restriction on what they think, and obviously जहाँ पर members यानी कि आपको family, brotherhood जैसा कुछ भी दिख रहा है, भाईचारे से रहेंगे सब लोग, and we are a part of family, we are all living in same India, and hence it is fraternity. Yes, please everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट सेलिएंट अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट। ये वैसे हमने किया है, बट आप लोग फिर से ट्राई करो। नाउ यू शुड बी गिविंग द राइट आंसर। अब हमें बिल्कुल गलत आंसर नहीं देना बच्चा। बोलो जल्दी से। विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट सेलिएंट अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन साउथ अफ्रीका। हाँ जी, प्लीज एवरीवन। आफ्टर दैट वी माइट टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड देन वील कंटिन्यू द क्लास, राइट? चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। दैट्स एक्चुअली बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड अ कलर्ड माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजॉरिटी के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट। एंड स्टिल South African people were very sweet. They were very sweet to accept the fact that despite of having differences, हम लोग कुछ भी नहीं बोलने वाले, हम सब कुछ accept कर लेंगे, and we are good to go, right? So that is what we have to remember in this पूरा portion. Now we'll take a at least 4-5 minute break and then we'll be back. Okay, just take a deep breath and do some yoga or maybe some exercise stretching for 5 minutes and then we'll be back. Okay, chalo.
Yes, everyone. So now we'll move forward with the next portion. अच्छा, a distinct section of a document is called. जब भी हम एक distinct section की बात करते हैं किसी document को, तो हम उसको phrase बोलते हैं, हम उसको remark बोलते हैं, clause बोलते हैं, subsection. Yes, please everyone, give me the answer. And that's actually correct. That is called as clause. Anything that is in the middle of the document and there's a distinct section within the document, that is a clause. A preliminary version of a legal document is called blueprint, version, draft or plan, which we just discussed है ना, और जिसमें हमने बात करी थी that it looks like a, you know, a fair, not a fair thing, it's like a rough representation. So it is a blueprint, like it's not finalized, it is a at the pre stages, like you celebrate your pre birthdays, right, and then there is the actual birthday. So that is how we see the draft is a certainly that kind of document only. Now since we have done, we are actually done with the MCQs. Now we shall be moving forward with the subjective questions. We have done the objectives, which are like the MCQs, right? Now these questions are obviously very very important for all of you. ये भी उतना important है जितना MCQ important है, right? So चलो, तो देखते हैं इसको यहाँ पर. अच्छा, आप कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हो? What do you actually mean by the term constitution? Let me see. देखो, so constitution of a country is actually a set of written rules that are accepted by the people living in that country. It is the supreme law that determines the relationship among the people living in the territory, which are called the citizen, and also the relationship between people and the government. And it specifies how the government will be constituted and who will have the power to take different decisions, right? So I hope you got the whole point कि constitution basically क्या होता है, ये एक set of written rules होते हैं जो सबको मानने पड़ते हैं, और ये सुप्रीम लॉ है जो एक टेरिटरी में रहने वाले लोगों के रिश्ते, सरकार और लोगों के बीच में जो रिश्ता होगा उसको डिफाइन करता है. ऑलराइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन होना मतलब कि बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट होता है, एंड नोबडी कैन यू नो हैव अ लॉट्स ऑफ पावर विदाउट हैविंग एक्सप्लेनेशन टू इट, राइट? बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रीम अथॉरिटी किसी के पास नहीं होती है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस दैट इंडियंस हैड व्हेन दे पार्टिसिपेटेड इन द लेजिस्लेचर व्हिच वर सेट अप एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ 1937. सो ऑब्वियसली जब हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे पास क्या ही एक आउटकम होगा कि 1937 तक हम फुली डेमोक्रेटिक तो नहीं थे, लेकिन हम लोगों को लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन काम कैसे करता है, हमें अपनी कंट्री कैसे चलानी पड़ेगी, हम कैसे काम करेंगे, वो डेफिनेटली हमें समझ में आ गया था. सो बेसिकली वी वर लर्निंग द होल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, जो कि हम रेडी हो रहे थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप टीचर हो, मैं टीचर हूँ, नहीं, आई एम योर मास्टर टीचर, एंड आपको एकदम से कुछ, मैं नहीं हूँ, है ना, और आपको एकदम से कुछ पढ़ना है, सो यू विल बिकम योर ओन टीचर, राइट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस होल स्टोरी. ऑल्दो द लेजिस्लेचर सेट अप इन इंडिया, क्योंकि हमें उस टाइम पता था कि हम अभी फुली डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन हमें इस पूरे प्रोसीजर से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था बच्चा पार्टी, एंड उससे हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया था ताकि हम अपने इंस्टीट्यूशंस बना पाए. Now give a brief description of the composition of the Constituent Assembly. Now what do we mean by this statement कि हमें Constituent Assembly कैसे बनी, and इसका पूरा brief description. Now see, Constituent Assembly was elected mainly by the member of existing provincial legislature, जो अभी legislature में बैठे हुए थे उन लोगों ने Constituent Assembly को बनाया था, but this ensured a fair geographical share of member from all region of the country. जो लोग बैठ, इसमें एक election नहीं हुआ है, like the entire people of the country did not vote for the Constituent Assembly to be formed, right? तो अब जो लोग बैठे हुए थे पावर में, उन लोगों ने डिसाइड किया दैट वील अपॉइंट सर्टेन मेंबर्स, वील कलेक्ट सर्टेनली, हम पूरे इंडिया से कुछ मेंबर्स को लेके आएंगे, एंड वी विल गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. So Congress, which was a dominant party in the assembly during that time, it was the only party actually, itself included a variety of political groups and opinions. It represented members from different languages, caste, religion, classes and occupation, so that there is a brief composition and there is a full-fledged representation from all the different part of the country. I hope you got the whole point everyone. Chalo, next question. Acha, what did Ambedkar ji meant by contradiction and in his concluding speech to the Constituent Assembly? बोलो जल्दी से बच्चा, क्या मतलब था कॉन्ट्रडिक्शन से? मैं बताती हूँ सबसे पहले.
In his concluding speech to the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar said that India was entering a life of contradiction on 26 January 1950. By this, he meant in Indian politics, Indian would have equality, but in social and economic life, there would always be inequality. In politics, India would be recognizing the principle of one man, one vote with one value, but in social and economic life, the principle of one man and one value would be denied. But also, that's the whole power of democratic India. Like, we might having a lot of differences in the social and economic basis, but with the right guidance and with the right government, you can obviously choose your correct people, choose your people who are going to work for you and make the life better for you, right? So this is what contradiction का मतलब ये था कि देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि शो आपने पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे दी है, बट बाकी सारी चीजें यहाँ पर मिसिंग है, राइट एवरीवन? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी थी।
यस, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन थरली। सो ये हमने पूरा कर लिया, और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि बेसिकली वैसे तो इक्वालिटी होगी, बट ऑन पॉलिटिकल लेवल वी कैन सी इक्वालिटी, बट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल वी माइट नॉट सी इट, राइट। चलो, वाई वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी फॉर अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के लिए एक्चुअली में हमें क्यों नीड था, बच्चा बोलो जल्दी से। वाई डू वी रिक्वायर, बेसिकली आपका क्या रिक्वायरमेंट था, हाँ जी बोलो जल्दी से। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि ऑपरेसर और ऑपरेस साथ में ही रह रहे थे, एंड अगर कोई रिटन फॉर्मेट नहीं होता तो फिर से वही चीज हो जाती। द वाइट्स एंड द ब्लैक्स वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स, एंड इट वाज नॉट गोइंग टू बी easy for them at all to trust each other. They wanted to safeguard their interest. The only way to build and maintain trust was to write down some rules. This set of basic rules was the constitution needed for the South Africa. So basically it was impossible for the people to live together when they are living with their oppressor, and when you are living with the दुश्मन, it has to be, you need to have certainly कुछ ऐसी चीजें। हम पाकिस्तान के साथ रह रहे हैं भाई, हमसे ज्यादा और कौन ही जान सकता है, that we need to have certain rules and regulation, क्योंकि वरना तो फिर वो अपनी सारे लिमिट्स क्रॉस कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकुलरिज्म एंड व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सेकुलर कंट्री। हाँ जी प्लीज क्विकली टेल मी, व्हाई डू वी need secularism, what do we understand by secularism? So India is a country of many religion and it respect all religion. No religion and state is given the status of state religion, or equal respect is given to all belief systems, right? And hence all faith and practices are equal. Citizens have complete freedom to follow any religion. तो सिटीजन के पास कंप्लीट फ्रीडम होती है, सब कुछ वो कर सकते हैं यहाँ पर, एंड आप हमेशा आपके सिटीजन से सबसे ऊपर रहेंगे। सो दैट इज हाउ इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन जो है एक स्टेट का, बट मल्टीपल रिलीजन्स वी हैव फॉर डिफरेंट पीपल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया जैसी कंट्री में। नाउ लेट मी टेल यू, अमेंडमेंट का मीनिंग होता है चेंज। सो या फिर कोई नया एडिशन। इमेजिन एक ऐसी सिचुएशन कि भाई पहले ना दिमाग का इलाज एंड ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट नहीं थी, बट नाउ वी हैव, ड्यू टू द न्यू इन्वेंशन एंड द न्यू टेक्नोलॉजीज, वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेंशन रिगार्डिंग दैट। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई, तो न्यू न्यू चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, न्यू न्यू टाइप्स के क्राइम्स भी ऐड हुए, एंड देन दोज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। So constitutional amendment are changes in the constitution made by the supreme legislative body in the country. The Constitution of India is a very long and detailed document, therefore it needs to be amended and quite regularly to keep it updated, as simple as that. है ना, जैसे हमारे notes हम लोग बना रहे होते हैं, sometimes we miss few points and then we add it on later on, इसकी वजह से हमारे notes खराब थोड़ी रहते हैं, हम उसमें फालतू की information थोड़ी डालने लगते हैं। So basically जब time to time कोई change का need रहता है तो किया जाता है, समझा। चलो next question, what are the difficulties faced, ठीक है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी प्लीज एवरीवन, सो क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी, लेट मी जस्ट टेल यू। इट वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया was definitely an easy affair. The country was born through partition, and the problem of princely state was left undecided by the British. There were anxiety about the present and the future of the country. So we were still, hanging in between. We were still trying harder. We were still figuring out about things. And अभी हमें पता चला कि actually में हमारा सब चीजें कैसे होंगी. So we were facing a lot of challenges, right? Next question. State the steps involved in the framing of Indian Constitution. बताओ चलो, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, कर लोगे आप लोग, right? I am pretty sure that you are going to cover this particular section. देखो, the draft of the document is actually called the constitution, was done by an assembly, जिसको हम लोग constituent assembly कहते हैं, elected representative इसमें आए, elections हुए इसके लिए जुलाई 1946 में, तब तक हमें नहीं पता था कि we are going to attain freedom, ठीक है। It first meeting held in December 1946. It had 299 member. The assembly adopted the constitution on 26 November 1949 और वो came to force on 26 January 1950. So क्या क्या steps है, नंबर वन एक ड्राफ्टिंग
ड्राफ्टिंग जो है ड्राफ्टिंग बनाया गया वो हमने पूरा किया, लोगों को इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को लेके आए, उनको हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोला, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जुलाई में बनाई, उनकी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर में हुई, उसके लिए 299 मेंबर थे, अडॉप्ट किया इतने तारीख को और इन फोर्स लेके आए इतने तारीख को, ठीक है। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू remember from this question. All right everyone, I hope you got the whole point. Now let me tell you the next question. The preamble of our constitution is a short statement of values. Which country has inspired India in incorporate the preamble? Why does it start with the people of India? Yes please everyone. बेसिकली पूछ रहा है प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज लिखी हैं, जो इंडिया को किसने इंस्पायर किया ऐसे करने के लिए, और ये वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्यों स्टार्ट होता है हमारा प्रियम्बल। तो लेट मी टेल यू, देखो हमने इंस्पिरेशन लिया अमेरिकन मॉडल से। मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन with an importance to the people of India by saying that it is the people who have drawn up and enacted the constitution. It has not been handed down to them by a king or any outside power, as simple as that. So basically we the people of India हम इसलिए लिखते हैं बच्चा क्योंकि वो हमने बनाया है। हाँ हम सब लोग तो नहीं पहुंचे थे, हमारे दादाजी भी नहीं पहुंचे थे, हमारे दादाजी के दादाजी भी नहीं पहुंचे थे, but there were people from India who were actually chosen from all the different section of the society and the class and the creed, right? And then they made our and then they made our constitution. So we took inspiration from America, ठीक है, सबसे पहली बात, और ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है, दैट इज हाउ वी सी इट। अच्छा, what was the appeal made by the black leaders to the fellow black after the emergence of the new democratic South Africa? क्या अपील किया था फेलो लीडर्स ने, चलो देखते हैं। After the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power, and they urged the people to build a new South Africa based on equality, oh my god, of all races and of men and women, on democratic values, social justice and human rights. So जब तक आप बुरा कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अच्छा करना चाहते हो तो आप अच्छी बुक्स में भी आना चाहते हो। आपने इतनी ज्यादा इनह्यूमन चीजें करी लोगों के साथ, इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज करी लोगों के साथ, and now you want to stay in that country only, you want to be part of that particular area, and now that has to be done on the basis of जब सब लोग एग्री करेंगे and लोगों को अर्ज किया गया कि छोड़ो अब जो हो गया सो हो गया, now you know start building your कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सम प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड जहां पर सारी डेमोक्रेटिक एंड सोशल जस्टिस वैल्यूज भी होने वाली है। Yes, please everyone. Next question. In which way was the system of apartheid oppressive? वो कौन से तरीके थे कि जो apartheid system है वो काफी ज्यादा oppressive था। देखो सबसे पहले तो the apartheid system was particularly oppressive for the blacks. Yes, we know that, right? ये ब्लैक लोगों के लिए काफी ऑप्रेसिव था। वो वाइट एरियाज में घुस ही नहीं सकते थे, उनको पिटाई कर दिया जाता था। वो वाइट एरियाज में काम भी नहीं कर पाते थे अगर उनके पास परमिट नहीं हो तो, वरना उनको पिटाई लगा के भगाया जाता था। ट्रेन, बस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स एक्सेट्रा सब कुछ उनके लिए अलग था। एंड ये सारा सिस्टम उनके लिए काफी ऑप्रेसिव होता, उन्हें बुरा लगता था, है ना। मान लो किसी को कोई इमरजेंसी है, somebody want to be in the hospital and the closest hospital over there actually belongs to the so called white people and the black people who is in emergency cannot go over there. Imagine the situation guys, imagine, तो ऑप्रेसिव तो फील होगा ना। They could not even visit the churches where the whites worship, black could not form association or protest against the terrible treatment. So that was definitely a very oppressive system. Alright everyone, so ये काफी ज्यादा एक ऑपरेसिव सिस्टम था हमारे पूरे एरिया में जो हम लोगों को देखना पड़ता साउथ अफ्रीका के पोर्शन में। अच्छा, what is the aim of socialist state? How can that be achieved? अच्छा, socialist state क्या होता है? देखो, we all us generated socially and should be shared equally by the society, and government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic equality. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all. So basically India में socialism जो word है that is there, socialist word का use तो है, but India is not a socialist state. What do we mean by that? Is that कि हमारे यहाँ पर ना सोशलिज्म में हर कोई इक्वल होता है, लाइक एवरीवन इन सोसाइटी इज इक्वल, लाइक एवरीवन विल हैव इक्वल प्रोपोर्शन, लाइक अगर आप लोग 4 लोग रह रहे हो तो यू विल शेयर द इक्वल पोर्शन। But in India, you see a lot of people are not sharing the equal possession. People have huge land somewhere. People don't have land, right? So that is there in India, but that is how the political equality plays role. India में political equality है, but economic और social equality नहीं है, right? But कैसे achieve हो सकते हैं जब सरकार सबको equality खत्म, equality में लेके आना चाहे और inequality को खत्म कर दे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन? यस प्लीज एवरीवन, कौन बताने वाला है हमें, कब हमारा जो है इंडियन प्रोसेस जो है शुरू हुआ था? दैट वाज ऑब्वियसली 1928. मोतीलाल नेहरू एंड 8 other Congress leaders drafted a constitution for India which marked the beginning of this process. Remember, this happens to be the most important question of your chapter constitutional design. Next है हमारे पास, what do you mean by the term sovereign? Sovereign का मतलब क्या होता है? Which we already done, although it means that people have the supreme right to make decision on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. Unlike the last time we saw the whole story, we were being ruled by अंग्रेज, हम लोगों पर colonial power पूरा जोर से एट्रोसिटीज कर रही थी, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं करने देगा ये सब चीजें करने के लिए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सेकुलर? यस प्लीज एवरीवन, What do you mean by term secular? Secular का मतलब क्या है? It means citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religion and beliefs with equal respect, which I told you multiple times. But how will you remember this answer? By practice, practice and practice. Until unless you practice a question or maybe anything for at least 2 to 3 times, you will not remember. You'll only remember things when you either your concepts are clear, your conceptuality again for the question is clear, or then you must have done the revision at least 2 to 3 times. Then you will be like, oh ये तो मैं आराम से कर लूँगा, ठीक है चलो. So that is the secular definition. Next है, what is the significance of phrase we the people of India? हाँ जी please everyone, what is the significance of the phrase like we the people of India in the preamble? क्या significance है इसका? Yes, what is the significance? क्या significance है? The preamble is an introductory part of constitution. It is called the key of the constitution. यानी कि इसके बिना constitution खुलेगा ही नहीं. We the people of India का मतलब है the constitution को जो बनाया गया है, enacted गया है, वो लोगों के ही द्वारा बनाया गया है. People through their representative and not handed down to them by a king or any outside power. Alright, चलो. अच्छा, constitutional amendment क्या होता है ये भी आप लोग कर लोगी. What are constitutional amendment? So a constitution is not merely a statement of values and philosophy. A constitution is mainly about embodying these value in institutional arrangements. It needs to be amended quite regularly to keep it updated. Like every time our phone is asking for update, so it wants to be the new version, है ना? So वैसे ही हमारे constitution के साथ भी होता है. Those who crafted the Indian constitution, उनको लगा कि समय के साथ साथ सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, लोगों की एस्पिरेशन में चेंजेस आएंगे, तो हमें अमेंडमेंट रखने चाहिए. वो अमेंडमेंट कैसे भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोविजन को टाइम टू टाइम बोला कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं टच कर सकते, वो भी बोला है. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. यस प्लीज एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या फिलॉसफी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके? क्या हमारी फिलॉसफी थी? तो फिलॉसफी देख लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The values that inspired and guided the freedom struggle were in turn nurtured by it, formed the foundation for Indian democracy. These values are embedded in the preamble of Indian Constitution. Very nice. They guided all articles of Indian Constitution. The Constitution began with a short statement, जो कि अपनी basic value जिसको हम preamble कहते हैं. एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल. बहुत सारी कंट्रीज एंड कंटेम्प्रेरी में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कि प्रियम्बल मेजर चीजों के बारे में, फिलोसफिकल आइडियाज के बारे में बात करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड इट? यस प्लीज एवरीवन, टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? क्या मतलब है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से, या फिर उससे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट ही क्यों किया है? ठीक है, देखो अब द टर्म यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि वोटिंग राइट ऑफ द सिटीजन, लेकिन अगर आप 18 अबव हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन प्रोसीजर में, जो कि पहले नहीं होता था. अब हमारे पास क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों अडॉप्ट किया है? द राइट हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, है ना, कलर, रिलीजन, ये सब नहीं देखना है, बस एज देखनी है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि इंडिया एक रियल डेमोक्रेसी है, और हर सेंस में हम इंडिया में एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तभी क्रिएट कर पाएंगे जब लोगों के पास यूएफ होगा. यूएफ इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज.
twice, and those are basically the voting rights basically, right? तो हमने ये चैप्टर पूरा डिटेल में कर लिया है. We have done the subjective question, we have done the objectives, we have just done the short theories, we have taken breaks in between, we have possibly done all things in this chapter. Throughout we have completed our entire theory, and now we can obviously watch this video once again. We can do it, we can watch it twice, and then you will be sorted forever. इससे बाहर आपको ना तो कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इससे बाहर ना ही आपको कुछ आएगा. आप इतने क्वेश्चन, इतने ऑब्जेक्टिव, इतने सब्जेक्टिव कर लो, आप आराम से अपने यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट एंड वॉट एवर टेस्ट यू आर अपीयरिंग फॉर, यू विल एक्सेल एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. ठीक है? सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एवरीवन. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच एंड सेंडिंग यू ऑल अ लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय, टेक केयर.